जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना को इंतख़ाबात में हराने के लिए उन पर तोहमत तक लगाई और उनके खिलाफ तकरीर करते हुए ये मानी खेज जुमला कहा कि उसने शादी क्यों नहीं की है। कहा जाता है कि भुट्टो का ये शर्मनाक इल्जाम सुनकर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी रो पड़े थे कि ये कैसी कौम है जो इस खातून पर बोहतान लगा रही है जिसको ये मादर मिल्लत यानी कौम की माँ कहते हैं। कायदे मिल्लत की बहन पर यह तोहमत इस जमहूरी चैंपियन के चेहरे पर वो दाग है जो कभी नहीं मिट सकेगा। 1965 की जंग के हवाले से इंतहाई लिबरल और फौज मुखालिफ समझे जाने वाले नजम सेठी के मुताबिक ये भी भुट्टो की इक्तिदारे हवस का ही नतीजा था। उनके अल्फाज ये हैं। तारिक अली काफी मशहूर स्टूडेंट लीडर थे। उन्होंने इस वक्त जुल्फ़िकार भुट्टो से 1965 की जंग के बारे में पूछा जब वो अयूब खान को छोड़ चुके थे कि ये जंग अपने क्यों की थी और अपने की थी या इंडिया ने। भुट्टो ने जवाब दिया कि हमने की थी, मुझे यकीन था कि अगर हारते हैं तो अयूब खान गिर जाएगा, अयूब खान गिरेगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा, अगर जीत गए तो हीरो बन जाएंगे क्योंकि मैं ही वजीर खारजा था। दोनों सूरतों में मेरी जीत थी। महज अपना रास्ता साफ करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। अगर पाक फौज अपनी जानों पर न खेलती तो शायद हम लाहौर हार जाते। शेख मुजीब जब अगरतला साजिश में पकड़ा गया और अयूब खान उसको गद्दारी के जुर्म में सजा देने लगा तो इसको छुड़ाने के लिए भुट्टो ने मुल्क गिर मुहिम चलाई और बदतरीन हालात में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। लेकिन जब शेख मुजीब ने इंतखाबात में कलीन सवीब किया और भुट्टो के मुकाबले में दुगने वोट ले लिए तो भुट्टो ने इक़्तिदार उसके हवाले करने से इनकार कर दिया और इसको गद्दार करार दिया और ये मशहूर नारा लगाया, उधर तुम इधर हम। इसके बावजूद जब कुछ लोगों ने शेख मुजीब के ढाका में बुलाए गए कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत की बात की तो भुट्टो ने धमकी दी कि जो ढाका गया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बंगाल अलग हुआ, बच्चे हुए पाकिस्तान पर भी भुट्टो की जमहूरी हुकूमत न बन सकी और भुट्टो 3 साल तक के लिए सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। इस हवाले से रुईदाद खान अपनी यादाश्तों में लिखते हैं कि भुट्टो ने मुझे रात को 10 बजे बुलाया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब जाग रहे होंगे। मैंने कहा कि किताब पढ़ रहा हूँ। कहने लगा ये यहिया ने किया कर दिया, इसने मुझसे पूछे बगैर ढाका इजलास की तारीख तय कर ली। ये तारीख गलत फिक्स की गई है, उसको चेंज कराओ। मैंने कहा कैसे? बंगाली तो मान गए हैं। भुट्टो ने कहा बहुत आसान है, ढाका में एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कराओ, टीयर गैस होगी, लाठी चार्ज होगी, कुछ लोग मरेंगे, तारीख तब्दील हो जाएगी। रुईदाद खान के मुताबिक भुट्टो नहीं चाहते थे कि ढाका में इजलास हो क्योंकि भुट्टो समझ गए थे कि जब तक मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा है वो कभी वजीर आजम नहीं बन सकते क्योंकि वो कभी मुजीब से नहीं जीत सकते। इसलिए मार्च से सितंबर तक भुट्टो ने कुछ नहीं किया। जब पाक फौज मुल्क बचाने के लिए दीवाना वार लड़ रही थी, अगर उस वक्त भुट्टो सियासी भाग दौड़ करते और मुजीब को राजी कर लेते तो शायद ये सानिहा ना होता। फिर जब इंडिया ने हमला किया और मुल्क टूटने की नौबत आ गई तो वो इसको अक़वाम मुत्तहिदा में रोकने के बजाय कागजात फाड़कर इजलास छोड़कर आ गए। इसने बंगालियों को सुअर के बच्चों कहकर मुखातिब किया। उसकी वो तकरीर आज भी सुनी जा सकती है। पाकिस्तान टूट गया, भुट्टो ने जिन्ना के पाकिस्तान को कत्ल कर दिया महज इसलिए कि इसको इक़्तिदार मिल सके। बिलाखिर भुट्टो को इक़्तिदार मिल गया। अवाम को पहली बार ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जैसे आटा और चीनी के हुसूल के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा और उनको महंगाई के मानी मालूम हुए। अहमकाना माशी फैसलों और कमज़ोर सिफारतकारी ने ऐसे मुआहदात करवाए कि पाकिस्तान को अपने कई साल की चावल की फसल शहंशाह ईरान की ज़मानत पर गिरवी रखवानी पड़ी और शिमला मुआहदे में जंग बंदी लाइन को कंट्रोल लाइन करार दिया गया। दूसरे लफ्ज़ों में अपने पानियों को इंडिया के हवाले करना पड़ा। वोलर बैराज के मामले में इंडिया को ना रोका जा सका।
हाँ, जनरल जिया के पैदा किए गए मुजाहिदीन ने बाद में इस पर हमले करके इसकी तंसीबात को कई बार तबाह किया। बाद में भी हालात कुछ अच्छे ना रहे। भुट्टो ने जिस सोशलिज्म का नारा लगाया था उसके मुतालिक इनकी अहलिया नुसरत भुट्टो ने बरमला एतराफ़ किया था कि ये मार्क्सिज्म से अखज़ किया गया है, जिसने करोड़ों को खुदा की ज़ात का मुनकिर कर दिया और आज भी कर रहे हैं। इसके नतीजे में सनतें कुमियाली गईं, जिससे न सिर्फ मुल्क से सरमाया निकल गया बल्कि सनतें और बाज़ इदारे ऐसे तबाह हुए कि आज तक दोबारा नहीं उठे। शराब खोले आम पी जाने लगी। पाकिस्तानी मीडिया पर पहली बार बेहयाई इस दौर के लिहाज से नजर आने लगी। यूं तक के कराची में दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो बनना शुरू हुआ, जिसका मुहीब ढांचा शायद आज भी क्लिफ्टन के साहिल पर मौजूद है। जमहूरी हुकूमत के इस शानदार कारनामे के बाद वहाँ जो कुछ होता इससे कम अज कम इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में ज़बरदस्त इजाफा होता। भुट्टो के खिलाफ तहरीक ने जोर पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मजहबी रंग इख्तियार कर लिया, तो भुट्टो ने ऐलान किया कि मेरे हाथ में अली की तलवार है। समझने वाले खूब समझते हैं कि इसका क्या मतलब था। मुल्क की सियासत में पहली बार फ़िरका वाराना रंग भर दिया गया। ये रंग नहीं बल्कि जहर था। इसका ये असर हुआ कि जफर अली शाह रोड पर जियालों ने मौलाना शाह अहमद नूरानी की दाढ़ी नोची, इनका जुब्बा फाड़ा और उसकी पगड़ी लीर लीर करके ले गए। सो यहूदी एक मौदूदी के नारे लगे। भुट्टो साहिब के मसलूब होने पर यह फ़िरका वाराना रंग और शदीद हो गया और आज तक कायम है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि भुट्टो के इस नारे का असर यह है कि आज भी मुल्क की 30% आबादी फ़िरके की बुनियाद पर वोट डालती है। मेरी ये बात कुछ लोगों को सख्त लगेगी, लेकिन ये सच। भुट्टो ने अमरीकी मुखालफत के बावजूद एटमी प्रोग्राम पर काम जारी रखा, जिसकी जिया ने इससे ज्यादा तेज रफ्तारी से तकमील की, लेकिन इन हालात में मुल्क की सालमियत जिस खतरे से दो चार थी, उसको एटम बम भी नहीं बचा सकता था। 1977 के इंतखाबात में खुली धांधली पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज था और बहुत सी जानों के जिया और फसादात के बाद भुट्टो को पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दोबारा इलेक्शन के मुतालबे के आगे घुटने टेकने पड़े। लेकिन जब दस्तखत का मौका आया तो भुट्टो ऐन वक्त पर मुस्लिम मुल्कों के दौरे पर चल दिए और मुखालिफिन भुट्टो की इस चाल अधोखे को समझकर चीख उठे। यहाँ तक कि मुल्क में सिविल वॉर बर्पा होने के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार हो गया। ये है वो हकीकत। भुट्टो जिंदा है कि, लेकिन इस मुल्क की कौम में जब तक शऊर नहीं आएगा, मुहिबे वतन चाहे लाख मुल्क का भला कर जाएं, भुला दिए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरी कौम को अक्ल और शऊर अता फरमाए। आमीन।